फाइमोसिस पुरुषों को होने वाली एक ऐसी दिक्कत जिसमें जो पुरुषों का लिंग होता है, पेनिस होता है, उसकी जो बाहर की जो स्किन की कवरिंग होती है, जो चमड़ी होती है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं, वह पीछे की तरफ को नहीं खिसक पाती है और रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशंस को हम फाइमोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है फाइमोसिस। आज मैं आपको फाइमोसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और इसके साथ ही कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि फाइमोसिस की दिक्कत को जड़ से ठीक करने में काफ़ी सक्षम है। लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। जब आप इस बीमारी के बारे में जानेंगे तभी आप इसकी मेडिसिन किस प्रकार से देनी है, कौन सी मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, वह आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइमोसिस एक ऐसी दिक्कत है जो कि दो प्रकार की होती है। एक होती है पैथोलॉजिकल फाइमोसिस और दूसरी है फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस। फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस जो है यह लगभग हर न्यूबॉर्न बेबी को होती है। हर बच्चे को जब वह जन्म लेता है तो फाइमोसिस की दिक्कत के साथ में होता है, लेकिन जब वह 2 साल का हो जाता है तब उसकी जो ये कवरिंग होती है यह लूज होने लगती है और 2 से 6 साल के बीच में जो फोर स्किन होती है, पेनिस के बाहर की जो चमड़ी होती है, वह धीरे धीरे अंदर के ग्लास पेनिस से, जो जिसे हम शिश्न मुंड कहते हैं लोकल भाषा में, वहां से वह सेपरेट होकर धीरे धीरे पीछे की तरफ को स्वतः ही खिसकने लगती है और इस प्रकार से उनकी फाइमोसिस की दिक्कत ठीक हो जाती है। और जो दूसरी कंडीशन है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। यह किसी को भी हो सकती है। कुछ बच्चों में फाइमोसिस की दिक्कत ठीक नहीं हो पाती। ऐसे 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फाइमोसिस की दिक्कत ठीक नहीं हो पाती है और यह आगे चलकर पैथोलॉजिकल फाइमोसिस में चेंज हो जाती है। और कुछ एडल्ट्स में किन्हीं कारणों से यह फाइमोसिस की दिक्कत पैदा हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यह फाइमोसिस की दिक्कत होने के क्या कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वह पुअर हाइजीन का होना, यानी कि जो लोग अपने पेनिस को ठीक से साफ नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से पेनिस में इन्फेक्शन होने की वजह से यह फाइमोसिस की दिक्कत हो जाती है और जो चमड़ी होती है वह ग्लास पेनिस के साथ में चिपक जाती है, जिससे फाइमोसिस की समस्या बन जाती है। होता क्या है, कभी कभी जो क्लीनिंग होती है ग्लास पेनिस में, जब हम स्किन को पीछे करके वहाँ पे जब सफाई करते हैं तो किसी किसी पेशेंट्स में यह जो शिश्न मुंड होता है, जो अंदर का जो पार्ट होता है पेनिस का, वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसे हाथ लगाने से थोड़ा सा पेन होता है, इरिटेशंस होती है। तो इसकी वजह से कुछ लोग इसकी सही से सफाई नहीं कर पाते हैं दर्द की वजह से। तो लेकिन इस प्रॉपर क्लीनिंग न होने की वजह से फाइमोसिस की समस्या बन सकती है। दूसरा कारण फाइमोसिस का कि कुछ स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे दांत खास खुजली होना। यदि आपके पेनिस में एक्जिमा की कंडीशंस बन जाए, सोराइसिस हो जाए, या लाइकेन प्लेनस या लाइकेन स्क्लेरोसिस की वजह से भी ग्लास पेनिस में या आपके पेनाइल पार्ट में ये दिक्कतें हो जाएं, तो इसकी वजह से भी फाइमोसिस की समस्या बन जाती है। और जो स्किन होती है, जैसा कि फाइमोसिस में होता है, वह ग्लास पेनिस से चिपक जाती है और पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। और इसके अलावा कभी कभी इंजरीज की वजह से, चोट लगने की वजह से भी फाइमोसिस की दिक्कत बन सकती है। इसमें क्या होता है कि जब चोट लग जाती है जेनाइटल पार्ट्स में, तो वहाँ की जो हीलिंग प्रोसेस होती है, हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ स्कार टिश्यूज बनते हैं उस चोट के घाव को भरने के लिए। लेकिन जो स्कार टिश्यूज जो बनते हैं वह आपके ग्लास पेनिस का जो कवरिंग होता है, फोर स्किन होता है, उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वह ग्लास पेनिस के साथ में ही चिपकी रह जाती है और फाइमोसिस की समस्या बन जाती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शंस हो, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शंस हो या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, क्लेमिडिया, गोनोरिया जैसी जो दिक्कतें होती हैं, सिफिलिस की वजह से भी फाइमोसिस की दिक्कत बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि फाइमोसिस की जब समस्या हो जाती है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि फाइमोसिस मैंने कहा एक कंडीशंस है जिसमें स्किन जो है पीछे की तरफ को नहीं खिसक पाती है पेनिस की, तो यही एक सिम्टम्स होता है कि स्किन पीछे आसानी से नहीं आ पाती है, दर्द होता है, पेन होता है इसमें पीछे की तरफ को करने में। और कभी कभी इसकी वजह से इन्फेक्शंस अंदर बनने लग जाते हैं, क्योंकि स्किन जब पीछे नहीं जा पाती है तो अंदर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, अंदर नमी बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से बेलेनाइटिस जैसी दिक्कतें होती हैं, जो कि मैंने पिछले यूट्यूब वीडियो में दिखाया भी है, लिंक ऊपर दे दूंगा, आप उसमें बेलेनाइटिस के बारे में भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्फेक्शंस की वजह से भी फाइमोसिस की समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होता है और चूंकि फाइमोसिस में जो फोर स्किन है ग्लास पेनिस के साथ चिपक जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो मूत्र मार्ग होता है, जो छेद होता है जहाँ से मूत्र की धार बाहर निकलती है, वह भी इस फाइमोसिस की वजह से अंडर कवर रह जाता है। इसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है और इस कंडीशंस को हम डिसयूरिया कहते हैं।
फाइमोसिस की वजह से जब स्किन चिपक जाती है ग्लास पेनिस में, तो इसकी वजह से पुरुषों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि स्किन जब एक्साइटमेंट होती है तो स्किन प्रॉपरली पीछे की तरफ को खींच नहीं पाता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल यह हो सकता है। कभी कभी इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं फाइमोसिस के साथ में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्किन यदि हम पीछे की तरफ को करें या जब उसमें फोर्सफुली स्किन पीछे की तरफ को करना पड़ता है जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट में, तो इस कंडीशंस की वजह से या इस एक्टिविटीज़ की वजह से जो फोर स्किन होती है वो रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि सीरियस कंडीशंस में फाइमोसिस की प्रॉब्लम यह हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि फाइमोसिस से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फाइमोसिस होने का सबसे बड़ा कारण प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होना जेनिटल पार्ट्स की, और उसके साथ में इन्फेक्शंस, इरिटेशंस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी फाइमोसिस की दिक्कत बनती है। तो इससे बचने के लिए कि हमको भविष्य में कभी फाइमोसिस की दिक्कत ना हो, हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स की निरंतर सफाई करनी है। बच्चों को सिखाना है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से सफाई की जाती है। ग्लास पेनिस के जो ऊपर की स्किन होती है उसको पीछे की तरफ को प्रॉपरली किस प्रकार से सफाई बच्चों को करनी चाहिए, यह नॉलेज उनको देनी चाहिए, ताकि बच्चे भी या जो एडल्ट्स हैं वह भी भविष्य में होने वाली फाइमोसिस की समस्या से हमेशा से बचे रहें। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होता है यह मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, इसलिए आपको होम्योपैथिक इलाज के बारे में ही बताऊंगा। एलोपैथिक इलाज एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो हम जानेंगे कि लक्षणों के अनुसार किस प्रकार से फाइमोसिस का अच्छा इलाज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फाइमोसिस के लिए सबसे पहली मेडिसिन जो है, जो बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, इसका नाम है सल्फर। तो सल्फर कब देनी चाहिए? जब फाइमोसिस की कंडीशंस के साथ में बहुत ज़्यादा एक बदबूदार डिस्चार्ज पेनिस में होता है और उसके साथ में ईचिंग बहुत ज़्यादा है, तो सल्फर 200 बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर 200 की एक ड्रॉप लेनी है सुबह खाली पेट, एक हफ्ते तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इससे आपकी फाइमोसिस की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और जो स्किन होती है प्रॉपर्ली पीछे की तरफ को रिट्रैक्ट होने लगती है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ 200। हिपरसल्फ में क्या होता है कि फाइमोसिस की दिक्कत के साथ में बदबूदार स्राव तो होता है, बदबूदार डिस्चार्ज होगा पस का या किसी दूसरे फ्लूइड का, लेकिन उसके साथ साथ में पेन जो होता है बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है, पेन बर्दाश्त की हद से बाहर होता है। तो इस प्रकार की कंडीशंस में, इस प्रकार की फाइमोसिस की कंडीशंस में हिपरसल्फ 200 लेनी है, एक ड्रॉप लेनी है, 3 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो हर हफ्ते इसको 3 दिन के लिए रिपीट करना है। जैसे आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने लिया इसकी एक एक ड्रॉप सुबह खाली पेट, और उसके अगले हफ्ते फिर सेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को यह ड्रॉप इसी प्रकार से लेनी है। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर में आपका पेन तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, उसके साथ में फाइमोसिस की दिक्कत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब यदि फाइमोसिस के साथ में ईचिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो गई है फाइमोसिस के साथ साथ जेनिटल पार्ट्स में, तो इस प्रकार की कंडीशंस में एसिटिक एसिड 200 लेनी है, एक ड्रॉप सुबह लेनी है, रोज़ सुबह खाली पेट 3 दिन तक लेंगे। फिर वही हर हफ्ते में इसको रिपीट करना है 3-3 दिन के लिए। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर खुजली भी कम होती है, फाइमोसिस की समस्या भी ठीक होने लगती है। इसके अलावा यदि फाइमोसिस के साथ साथ ग्लांस पेनिस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, सूजन के साथ साथ में यदि आप अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे फाइमोसिस की दिक्कत है वहाँ पे यदि आप छू के देखते हैं तो वहाँ पे हीट आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, वह पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और देखने पे वो हिस्सा सूजा हुआ, वहाँ पे लालिमा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो इस प्रकार के फाइमोसिस में बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना 30 की एक ड्रॉप सुबह शाम लगातार 1 हफ्ते तक लेंगे तो आप देखेंगे न केवल आपकी जो इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग है, वह भी ठीक होती है, उसके साथ साथ में फाइमोसिस की दिक्कत भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से यदि फाइमोसिस के साथ साथ में सूजन बहुत ज़्यादा है और पेशाब करने में दिक्कत आ गई है, दर्द हो गया है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्ली सूजन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। एपिस मेलिफिका 200 की एक ड्रॉप लेनी है, 3 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि फाइमोसिस की दिक्कत जेनिटल पार्ट्स में इंजरी की वजह से भी हो सकती है, चोट लगने की वजह से भी फाइमोसिस की दिक्कत होती है। यदि आपको चोट लगने के बाद फाइमोसिस की दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आप आर्निका 200 बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका 200 लेनी है, 3 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सिम्टम्स में मैंने एक चीज़ और बताई थी कॉजेस में कि फाइमोसिस की दिक्कत के फाइमोसिस की समस्या जो होती है वो किसी प्रकार के इन्फेक्शंस, विशेषकर जो एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उसके बाद में यदि आपको फाइमोसिस की दिक्कत होगी तो इस प्रकार की दिक्कत में 2 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एक है मर्कसॉल और दूसरी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। मर्कसॉल में क्या होता है, यदि फाइमोसिस की दिक्कत, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विशेषकर सिफिलिस के बाद में यदि फाइमोसिस की दिक्कत हो रही है तो मर्कसॉल
इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ ही यदि सिफिलिस के साथ में यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ साथ में बहुत ज़्यादा खुजली है पेनाइल पार्ट में, पेनिस में, तो इस प्रकार की दिक्कत में नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों ही मेडिसिन्स डीप एक्टिंग मेडिसिन्स होती हैं, दोनों ही सिफिलिटिक मेडिसिन्स हैं। मतलब इनका जो करैक्टर होता है डिस्ट्रक्शंस का भी होता है, ये मवाद भी बनाती हैं, पस भी बनाती हैं। तो इसलिए ये दोनों मेडिसिन्स मर्कसोल और नाइट्रिक एसिड आपको हमेशा किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेना चाहिए, अपने आप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके कई बार जो है बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिफिलिटिक मेडिसिन्स हैं, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन्स हैं। और इन मेडिसिन्स का नेचर है डिस्ट्रक्शन करना। हालांकि यूट्यूब में कई जगह पे बताया गया है कि मर्कसोल और नाइट्रिक एसिड को लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी परेशानी में पड़े इन मेडिसिन को लेने के बाद। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये जो मेडिसिन हैं, जो मर्कसोल है और नाइट्रिक एसिड है, यह हमेशा किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही इसको आपने लेना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया फार्मेसिस के बारे में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी यह चीज़ें बतानी चाहिए मेडिसिन, ताकि अच्छे से लोगों को फ़ायदा हो, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न आपने मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सीधे बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने कॉल मी फॉर ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप उससे मुझे दिए गए टाइमिंग में बात कर सकते हैं। तो मैं आपकी हर क्वेरीज का समाधान करने की कोशिश करूंगा, जो भी दिक्कतें हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।